डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। एनसीईआरटी समरी कोर्स के सीरीज़ में आज क्लास 6 के चैप्टर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा अध्याय है आरंभिक नगर। हम आरंभिक नगर के इन प्रमुख बिंदुओं के बारे में आज की वीडियो में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर था जिसके बारे में हमें पता चला था। यह लगभग 150 साल पहले मिला था। इसमें जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान की बात है, तो इन इंजीनियरों को यह स्थल मिला। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा खंडहर है जो कि होता है, वहाँ पे अच्छी ईंटें मिलेंगी, इसलिए उन्होंने उन खंडहरों से बहुत सारी ईंटें उखाड़ ली और उससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। उससे कई इमारतें थीं जो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को दोबारा ढूंढा। तब उन्हें पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह सभ्यता सिंधु घाटी के निकट विकसित हुई थी। यह 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। आइए जानते हैं इस नगर की विशेषता। इस नगर की क्या प्रमुख विशेषता थी। हमने इस नगर के अधिकतर शहरों में यह देखा कि यह 2 भागों में बटा हुआ था। प्रायः पश्चिमी भाग जो होता था वह ऊंचाई पर बना होता था, लेकिन वह अपेक्षाकृत छोटा होता था, और पूर्वी भाग जो कि निचला ये भाग होता था वह नीचे की ओर बना हुआ था, परंतु वह काफ़ी बड़ा होता था। यहाँ की जो चार दीवारियाँ थी वह पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी हमें कुछ शहर वैसे के वैसे ही बिल्कुल मिले हैं। और इसके अलावा हमें मोहनजोदाड़ो से एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानघर कहा है। यह तालाब बनाने में ईंट और प्लास्टर दोनों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके अलावा कालीबंगन और लोथल, कालीबंगन राजस्थान में है और लोथल गुजरात में। यहाँ से हमें अग्नि कुंड मिले हैं जो संभवतः यज्ञ के लिए किए जाते थे। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल सारे जगह से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जो कि जाहिर सी बात है कि अन्न के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते थे। आइए जानते हैं हम इनके भवनों के बारे में कि किस प्रकार के भवन, नाले और सड़कें यहाँ पे थी। हमने यह देखा है कि इन नगरों में आमतौर पे घर 1 या 2 मंजिला होते थे। इसमें घर में आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। यहाँ पे स्नानागार घरों से अलग होता था और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। हम यहाँ की नाले की जो व्यवस्था थी, जो निकासी व्यवस्था थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। अधिकतर नाले ढके हुए होते थे। इन्हें सीधे लाइन से एकदम सावधानी से बनाया जाता था। यह 90 डिग्री में अपने सड़कों को काटते थे और ये नाले ढके होने के कारण इन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। इससे हमें यह पता चलता है कि इनके जो शहरों का जो निर्माण किया गया था वह काफ़ी ज़्यादा विकसित और बहुत ही ज़्यादा नियोजित तरीके से किया गया था। यहाँ के जो घर होते थे वह पीछे की तरफ खुलते थे, अर्थात यहाँ पे घरों का दरवाज़ा पीछे की तरफ, पीछे की गली में खुलता था, जिससे बनने वाले घर एक जैसी दिशा में एक जैसे दिखते थे। आइए जानते हैं यहाँ के नगरीय जीवन के बारे में। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उस समय का जीवन जो था वह नगरीय जीवन था। वहाँ की जो व्यवस्था थी वो नगरों की तरीके थी, जैसे हम आजकल नगरों में जीवन जीते हैं उस तरीके की ग्रामीण व्यवस्था वहाँ नहीं देखने को मिलती थी। नगरों में खूब अच्छी खासी हलचल हुआ करती थी, भीड़ भाड़ रहती थी। कुछ लोग नगर की इमारतों की योजना में जुटे रहते थे, तो जो यहाँ के संभवतः शासक हुआ करते थे। यहाँ की इमारतों को देख के लगता है कि इन्हें बहुत प्लानिंग के साथ, मतलब बहुत ही नियोजित तरीके से बनाया गया था।
यहाँ का व्यापार भी बहुत अच्छे स्तर पे था। यहाँ पर शासक लोग दूर दूर से धातुओं, बहुमूल्य पत्थरों और अन्य प्रकार की उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ के लोगों को शायद खूबसूरत चीज़ों, जैसे बोला जाता है ना, सोने चांदी, इन सब का बहुत शौक था। यहाँ पे इस तरीके की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस नगरों में शिल्पीकार स्त्री और पुरुष दोनों ही थे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर खुदाई में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिली हैं, जो उस समय की कला के बारे में काफ़ी हद तक हमें वहाँ की कला के विकसित स्तर को बताती हैं। यहाँ पर लिपिक भी पाए जाते थे इन नगरों में, जो कि मुहरों पर कुछ लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे, परंतु उनमें से ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि यहाँ का जो नगरीय जीवन था वो काफ़ी विकसित था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ का व्यवसाय और जो जीवन का स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी स्थिति में था। आइए जानते हैं नए शिल्प और नगरों के बारे में। यहाँ पे किस तरीके के नए शिल्पों के बारे में पता चला। पुरातत्वविदों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें वहाँ के नगरों के बारे में पता चलता है। जैसे कि वहाँ पे अनेक प्रकार के पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं मिली हैं, जिनसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से जनरली गहने और बर्तन ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे सुंदर जो चीज़ें मिली हैं वो मनके, बाट और फलक हैं। यहाँ पे यहाँ की उन चीज़ों की खूबसूरती ही अलग है। इसके अलावा यहाँ पे मुहरें भी प्राप्त हुई हैं, जो कि आयताकार मुहरों पे यहाँ की आयताकार मुहरें होती थी, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाल रंग से बने होते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें कपड़े का भी इस्तेमाल हुआ है, ये हमें पता चला है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यह हमारे पुरातत्वविदों को वहाँ की खोज से पता चला है। वहाँ के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में तथा अन्य तांबे की जो वस्तुएं थी वहाँ पे उन्हें कपड़े चिपके हुए मिले हैं। इसके अलावा पकी हुई मिट्टी और फ्रेयन से बने तकलियाँ, यह जो तकलियाँ होती थी जो सूत की कताई में उपयोगी होती थी, इनसे हमें यह पता चलता है कि वहाँ पे कपड़ों का विकास हो चुका था। वहाँ के लोग कपड़े पहनते थे, कपास की खेती वहाँ अच्छे से होती थी। आइए जानते हैं फ्योन्स के बारे में। फ्योन्स एक पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे, लेकिन जो फ्योन्स होता है उसको तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से। इसको बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें फ्योन्स कहते हैं। इसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी किसी रंग की। इसके रंग अधिकतर नीले या हल्के समुद्री हरे रंग, यानी कि जो सी ग्रीन कलर होता है उस तरीके के होते थे। इससे ज़्यादातर मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फिर हम आते हैं कच्चे माल, और कच्चे माल की खोज वहाँ पे किस तरीके से होती थी। कच्चा माल किसे कहते हैं, पहले यह जानते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाता है, या किसान और पशुपालक जिसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातुओं की जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो अयस्क वगैरह होते हैं, यह कच्चे माल होते हैं। इनसे फिर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम जैसे कि उनसे हमें कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि कपास जो है वो एक कच्चा माल है, परंतु जो कपास से जो कपड़े बनाए जाते हैं कताई बुनाई द्वारा, वह उसका एक पक्का माल है, जो कहा जा सकता है कि उसका एक प्रोडक्ट है कपड़े बनाना। हड़प्पा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे ना वो लोहे, तांबा, सोना, चांदी आदि चीज़ों का बहुत जगह से आयात करते थे, मतलब बाहर से वे लोग चीज़ें मंगाते थे। वहाँ का व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग तांबे का जो आयात था वह संभवतः राजस्थान से करते थे, या ओमान जो कि पश्चिमी एशियाई देश है वहाँ से भी करते थे। सोने का कर्नाटक से किया जाता था। कांसे का जो था वो कांसा तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु और टिन का आयात ये ईरान या अफ़गानिस्तान से करते थे। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर का ये ईरान, अफ़गानिस्तान इन सब जगहों से भी आयात करते थे।
आइए जानते हैं भोजन के बारे में। यहाँ जो भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है कि बिना भोजन के इंसान का जीवन मुश्किल है रहना। ये कैसे होता था? यहाँ के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे भोजन के लिए, इस बारे में जानते हैं। यहाँ के लोग भोजन जानवर पालते थे, अनाज उगाते थे। यहाँ किसान और चरवाहे भी रहते थे जो वहाँ के रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से यह पता चला है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, इन सब चीज़ों को उगाते थे। यहाँ पे जो जुताई के लिए जो हल प्रयोग होता था उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। शायद वह लकड़ी से बना होता था इसलिए वो बचा नहीं होगा, लेकिन उसके खिलौने ज़रूर मिले हैं उसके आकार के। तो इससे यह पता चलता है कि हल का उस समय तक खोज हो चुकी थी। यहाँ के लोग वो भी जानवर भी पालते थे, गाय, भैंस, बकरियाँ, इस तरीके की जानवरों को भी लोग यहाँ पे पालते थे। और बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे जिससे कि लोगों को ज़्यादा दूर तक मवेशियों को, झुंड को पानी पिलाने ला ले जाना पड़ा। इसके अलावा लोग मछली पालन भी करते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण हुआ है जिसमें हमें दो प्रमुख शहरों के बारे में पता चलता है। एक है धौलावीरा और दूसरा है लोथल। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ पे काफ़ी साफ पानी मिलता था और ऐसा पता लगता है कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। जहाँ तक हमें ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर शहर दो भागों में विभक्त थे। वहीं पे धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हिस्से के चारों ओर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी और एक ऐसा बहुत बड़ा खुला मैदान था जो सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें हड़प्पा लिपि के जो बड़े बड़े अक्षर थे वह खुदे हुए हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी पर जड़ा गया है। यह एक अनोखा अभिलेख है क्योंकि इस तरीके के जो चीज़ें हैं ना वह अन्य जगह से प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर जानते हैं लोथल के बारे में। लोथल खंबात की खाड़ी के पास मिलने वाला साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है। यहाँ पे कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक प्रमुख बात, यह जो लोथल था ना बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ पे संभवतः ऐसा होता होगा कि यहाँ पे जो समुद्र के आने जाने वाली जो नावें होती थी वो यहाँ पे रुकती थी। यहाँ से व्यापार का एक बहुत बड़ा स्थल था लोथल। सभ्यता के अंत का कारण, इतनी बड़ी सभ्यता थी, बहुत सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। लगभग 3900 साल पहले हमें ये देखने को मिला कि इसकी सभ्यता में काफ़ी परिवर्तन आया है। अचानक से क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी सभ्यता अचानक से समाप्त हो गई, इसके बारे में लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाता है सही से। लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहरों और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। लेकिन ये सब क्यों हुआ यह नहीं पता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ की नदियाँ सूख गई थीं जिससे एक प्राकृतिक आपदा आ गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। इसके अलावा बाढ़ आ गई थी, यह भी एक बहुत प्रमुख कारण कहा जा सकता है। इसके बजाय लोग कहते हैं कि भूकंप आ गया था या इस तरीके की आग लगना, एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा ऐसी आई थी जिससे वो लोग अपनी जगह से मतलब उनकी पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। इसके पश्चात यह भी कहा जा सकता है कि चारागाह नष्ट हो गए थे जिससे कि मवेशियों को खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो इससे भी सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा यह भी कहा, ऐसा लगता है कि शासकों का जो नियंत्रण था वो बिल्कुल समाप्त हो गया और लोग इधर उधर युद्ध इत्यादि के कारण यहाँ की सभ्यता का बिल्कुल अंत हो चुका है। यह जो कारण है ना, उनसे यह जो स्पष्ट रूप से इतने बड़े शहरों का विनाश क्यों हुआ, इनसे ये हमें पता नहीं चल पाता है। आइए जानते हैं एक ऐसे विषय में जो हमारे इस किताब के आखिरी बिंदु में दिया गया है। पिरामिड। मिस्र में पिरामिड लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी और बहुत सारे जवाहरात लाने के लिए दूर दूर तक भेजे थे। फिर इन्होंने अपने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं ने अपने मरने पर इन शवों को
पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों के साथ अनेक चीज़ें और दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, मतलब हथियार, जानवर। इसके साथ साथ कभी कभी उनके साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में यह एक पहली जगह है जहाँ पे शवों को दफनाने की परंपरा में इतनी ज़्यादा धन दौलत का खर्च किया गया है। यह अपने आप में एक अजूबा है कि किस तरीके से इस तरीके की चीज़ें हमें उस समय की सभ्यता में मिलती हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन से कोई डाउट हो या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।